Hello students, and once again I welcome you all to the chapter Units and Measurements. बच्चों, today we will start dimensional analysis and we will see that what are the different applications of this topic, dimensional analysis. So let us start the topic. बच्चों, dimensional analysis means if through dimension we can study a physical phenomena, then that particular process is known as dimensional analysis. ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला कि 3 एप्लीकेशंस हैं इसकी, तो बच्चों फर्स्ट एप्लीकेशन इसकी क्या है, तो लेट अस स्टार्ट। सो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में बच्चों हम देखेंगे कि अगर सपोज कीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी आपको दिया हुआ है लेट अस मीटर पर सेकंड में, जैसे सपोज कीजिए वेलोसिटी का एग्जांपल बात कर रहा हूं मैं, तो जैसे सपोज कीजिए वेलोसिटी स्पीड की हमने यूनिट देखा कि भाई वो दिया हुआ है हमको मीटर पर सेकंड में। नाउ इफ यू वांट टू चेंज दैट पर्टिकुलर यूनिट इन सेंटीमीटर पर सेकंड, तो यहां पर हमने क्या देखा कि हमने मीटर पर सेकंड, दैट इज हमने एसआई सिस्टम से पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को हम कौन से सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, हमने सीजीएस सिस्टम में, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर। इसी तरह से अगर सपोज कीजिए कोई पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको दिया हुआ है एमके सिस्टम में, एंड इफ यू वांट टू चेंज इट इन सीजीएस सिस्टम और फ्रॉम एसआई सिस्टम टू एमकेएस सिस्टम, तो यहां पर इस जगह पर हम देखते हैं कि दैट यहां पर डायमेंशन एनालिसिस की फर्स्ट एप्लीकेशन ये हमको हेल्प करती है। ठीक है, तो यहां पर इस जगह पर हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं। इट इज बेस्ड, कन्वर्जन ऑफ यूनिट based on the fact that the magnitude of a physical quantity remains unchanged. Means if Q is equal to N1 U1, then it can be written as N2 U2. So let M1, L1 and T1 are the fundamental units in one system and M2, L2 and T2 are the fundamental units in another system. So here let M1, L1 and T1 are the fundamental units in one system, and M2, L2 and T2 are the fundamental units in another system. If dimensional formula of a physical quantity is M1A, LB and T raised to the power C, then Q is equal to N1 U1 is equal to N2 U2, or it can be written as N1 now U1. Now this particular U1 represents the fundamental units in one system, and this U2 represents the fundamental units in another system, right? So let's say this U1 can be written as M1A, L1B, T1C, and N2, this is M2 raised to power A, L2 raised to power B, and this is C. So बच्चों, it is clear that if we treat M1, L1 and T1 are the fundamental units in one system, जैसे आप इसको मान लीजिए सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ठीक है, एंड M2, L2, T2 are in another system. So यहां पर हम सपोज कर सकते हैं that this is kg, this is meter and this is second.
So this is, let us say, CGS system, this is, let's say, SI system. So if dimensional formula of a physical quantity, सपोज कीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात किया था वेलोसिटी का, तो वहां पर हम वेलोसिटी का हमने यहाँ पर एक डायमेंशनल फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया. तो हियर वी कैन राइट दैट n1 u1 इक्वल टू n2 u2. Here we are representing the velocity in the CGS system, and here we are representing that physical quantity, that is velocity in SI system. तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर ABC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? तो यहाँ पर ABC रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर मास का कितना पावर है. तो ऑब्वियसली जो मास का पावर यहाँ होगा वही मास का पावर यहाँ होगा. बस डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे अगर बच्चों अगर यहाँ पर एक ग्राम में है तो यहाँ पे ये केजी में हो सकता है, यहाँ पे अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये मीटर में हो सकता है, और यहाँ पर अगर ये सेकंड में है तो ये सेकंड में. ठीक है. तो ये पावर्स जो है बच्चों ए बी सी, ठीक है, ये दोनों केसेस के अंदर सेम रहेंगी. ठीक है. चलिए अब यहाँ पर from the help of this expression we can write that this n2 is equal to n1 upon m2 a, this is l1 upon l2 power b, and this t1 upon t2 raised to the power c. So this is the expression through which we can find the unknown numeric value in any system. ठीक है. चलिए. So बच्चों, now we will do some questions which are based on the first application of dimensional analysis, that is conversion of units. So students, now we will start with this question, that convert 1 Newton into time. Time comes under CGS system. So to solve this question, first we will see that this Newton, so Newton is the SI unit of force. So can we write the dimension of force? So yes, force can be written as ml t minus ml t minus 2. Now we know that if this is SI system and if this is CGS system, let's say these are the two systems. Here we know that in SI system mass is measured in kg, right? If we talk about the length is measured in meter. ठीक है. And if we talk about the time, then time is measured in second. Now in CGS system mass is measured in gram, length centimeter, and time second. Now using this expression, n2 is equal to n1, that is m1 upon m2, this is A, this is L1 upon L2, this is B, C1 upon C2, this is C. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पर this n1 is the numeric value of a physical quantity in the previous system. ठीक है. So in the previous system means in this system. So in this particular system the numeric value of force is 1. So here I can write 1 m1. So m1, that is m1 l1 t1, and this is m2 l2 t2, right? So here m1 is measured in kg. So here I write kg. Then this is gram. This is A. This is, once again we can write length is measured in meter. Here it is centimeter. Then this is second. This is second. This is C. Now we know that this A stands for 1, that is the power of m is 1 and power of L is 1. So here A stands for 1, B stands for 1, and here C stands for minus 2. So we will put the values, and here we can write that this kg can be written as 10 to the power 3 gram on gram. Then this is 1, this is 10 to the power 2 centimeter, this is centimeter 1, and this is second upon second, this is minus 2. So here we can see the gram cancel ho gaya, centimeter se centimeter, second se second. So here we are left with 10 to the power 5, that is n2 equal to 10 to the power 5, and therefore we can write that
1 Newton is equal to 10 raised to power 5 dyne, right? So this is how we have solved this question. ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल अप्रोच है। इस एक्सप्रेशन का आपको यूज में लेना है। उससे पहले आपको जो भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी आपको यूनिट्स कन्वर्ट करनी हो, ठीक है, उस फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लेना है, सो दैट फ्रॉम दैट डायमेंशनल फॉर्मूला वी गेट द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बच्चों, दिस इज अवर सेकंड क्वेश्चन इन विच वी हैव टू कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, दैट इज सीजीएस सिस्टम। So here we know that this particular joule is the SI unit of work or energy. So first we will write the dimensional formula of energy or work. So let us say work or energy. So here work, you know that it is force into displacement, right? And what is the dimensional formula of force? So force का dimensional formula है बच्चों mlt minus 2 into L. So we can write ml square t minus 2. And from here we get the values of A, B, C. That is 1, A equal to 1, B equal to 2 and C equal to minus 2. Here we can write that this energy or work is equal to ml square t minus 2. Right बच्चों, अब यहाँ पर using that formula N2 is equal to N1 M1 upon M2. This is L1 upon L2 and T1 upon T2. This is A, this is B and this is C. Now we know that this joule comes under the SI system. So in SI system we know that mass is measured in kg, length is measured in meter and time is measured in second. So N1, now N1 once again, N1 is the numeric part, N1 is the numeric part or numeric value in the previous system, ठीक है। So here 1 is, that is mass, kg, gram, A means 1, this is L1 meter upon centimeter, once again it is 2 and this is second upon second, this is minus 2, right? So here we can say that this is 10 raised to power 3 gram upon gram, this is 10 raised to power 2 centimeter upon centimeter and this is second upon second minus 2, ठीक है बच्चों। Now gram centimeter centimeter, so here we get this is that, sorry, then here we get 10 raised to power 3 into 10 raised to power 4, that is 10 raised to power 7. So this is the value of N2. So therefore this 1 joule is equal to 10 raised to power 7 arc. So this is our second question, right? So bachcho, this is our third question, and now in this question the density of a material which is given is 4 gram per centimeter cube. We have to find the density in a system where unit of mass is 100 gram and unit of length is 10 centimeter. और ये क्वेश्चन बच्चों नीट में भी आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करना है। So here density, the physical quantity is density. So density means rho equal to mass upon volume, that is m upon L cube equal to ml minus 3. So this is the dimensional formula of density. Here you can see that the m is raised to the power 1. तो इट मीन्स यहाँ पर हमको a और बच्चों b का वैल्यू भी हमको यहाँ पर मिल चुका है। a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है -3, जो उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन जिसकी मैं बात कर रहा था अभी आपसे, m1 अपॉन m2 दैट इज a, l1 अपॉन l2 दैट इज b एंड टाइम का टर्म लिखने का हमको जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पर टाइम है ही नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर n1, नाउ व्हाट इज दिस n1? सो यू विल से दैट दिस n1 is the numeric part of a physical quantity in the previous system of units. तो कितना है न्यूमेरिक पार्ट? तो ये रहा 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 4
अब आपको पता है जो M1 है बच्चों, वो सीजीएस सिस्टम में, वो सीजीएस सिस्टम के अंदर मास मेजर करने का यूनिट है। तो सीजीएस सिस्टम में जो मास मेजर होता है वो होता है ग्राम के अंदर, ठीक है। जो नया सिस्टम है बच्चों, तो नए सिस्टम के अंदर जो मास मेजर होगा वो होगा 100 ग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 100 ग्राम, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ए। तो ए का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हमको पता है, इट इज 1, ठीक है। आफ्टर दैट L1। तो सीजीएस सिस्टम के अंदर जो लेंथ मेजर होती है बच्चों, तो वो मेजर होती है सेंटीमीटर के अंदर, ओके, ठीक है। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि जो नया सिस्टम है उसके अंदर जो लेंथ मेजर होगी वो होगी किस यूनिट में, 10 सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि बी का वैल्यू क्या है बच्चों, इट इज -3। सो हियर फ्रॉम ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, तो इट मींस हमारे पास क्या हो गया, 4/100 इंटू 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो इट इज 40, ठीक है। सो इट मींस वी विल गेट 40, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दैट 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 40 इंटू न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सो बच्चों दिस इज अनदर क्वेश्चन। In this question, in CGS system, the force is 100 N. Find the magnitude of force in the system where fundamental units are kg, meter and minutes. ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो फोर्स है बच्चों, ठीक है, डाइन में है, इट मींस जो डाइन है इट कम्स अंडर द सीजीएस सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर हमको उसको चेंज करना है एक ऐसे सिस्टम में जहां पर फंडामेंटल यूनिट्स केजी, मीटर एंड मिनट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों, सबसे पहले फोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम जानते हैं, इट इज mlt-2। तो यहां से आपको एबीसी की वैल्यू मिल गई, ठीक है। दैट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहां पर दिस इज 1 एंड सी इज -2, ओके। चलिए अब n2 इक्वल टू n1, दिस इज m1 upon m2, this is L1 upon L2 and this is T1 upon T2, राइट। चलिए अब N1 क्या है, अब आपको पता है N1 क्या है। N1 is the numeric part of a physical quantity in the previous system of units। तो previous system कौन सा है हमारा, previous system है बच्चों CGS system, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूमेरिक पार्ट कितना है, इट्स 100, तो 100, ठीक है। अच्छा M1 क्या है, तो M1 बच्चों वही हमने फंडामेंटल यूनिट ट्रीट की थी। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है, CGS। तो CGS मींस यहाँ पर मास की यूनिट आ जाएगी बच्चों ग्राम, ठीक है। चेंज किसके अंदर करना है इसको, तो चेंज जिस सिस्टम के अंदर करना है वहां पर केजी फंडामेंटल यूनिट है मास की, ठीक है। सो ए, तो ए के वैल्यू हम रख देते हैं, दैट इज 1, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, तो सीजीएस सिस्टम के अंदर आप जानते हैं सेंटीमीटर होता है लेंथ का, लेकिन इस वाले सिस्टम में क्या है, मीटर है, ठीक है। यहां पर बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू 1 है, राइट। चलिए अब टाइम की बात कर लेते हैं। तो टाइम यहाँ पर सेकंड के अंदर है और यहाँ पर किसके अंदर है बच्चों, तो यहाँ पर है मिनट के अंदर, ठीक है। एंड सी का वैल्यू क्या है, इट इज -2। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं, -2, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं दैट this 100, ठीक है, this is gram, right। so this is 1000 gram, this is centimeter, this is 100 centimeter, this is second and this is 60 second, -2। ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा बच्चों, दैट इज 100 अपॉन 1000 टू 1 अपॉन 100 और 60, तो दैट इज ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, दैट इज 3600। इससे ये गया, इससे ये गया, तो इट मींस हमारे पास क्या बचा, 3.6। देयरफॉर 100 डाइन, ये क्या आया हमारे पास बच्चों, तो ये आया हमारे पास n2 की वैल्यू आई है हमारे पास, ठीक है। तो इट मींस क्या बचा हमारे पास, दैट 100, देयरफॉर 100 डाइन is equal to 3.6 into new system of units, ठीक है बच्चों। तो ये पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस थे जो कि डायमेंशन एनालिसिस की फर्स्ट एप्लीकेशन पे बेस्ड थे। नाउ वी विल सी सेकंड एप्लीकेशन।
सो बच्चों दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इन विच वी हैव टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। वही सेम चीज है बच्चों जो हमने प्रीवियस लेक्चर में, हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमने देखा था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हमको यहाँ पर चेक करना होता है कि एलएचएस पार्ट में जो डायमेंशंस हैं, ठीक है, टर्म्स की, वही डायमेंशंस आरएचएस में हैं या नहीं। अगर एलएचएस और आरएचएस दोनों पार्ट्स की डायमेंशन बिल्कुल सेम है, इट मींस जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, अदरवाइज वो इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए इसको कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर सपोज कीजिए लेट्स से v इक्वल टू u प्लस 80। नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज v इक्वल टू u प्लस v अपॉन t इंटू t, राइट। सपोज कीजिए यहाँ से इसको हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ठीक है हमने देखा कि दैट v, तो v क्या है बच्चों, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ l अपॉन t, इनिशियल वेलोसिटी l अपॉन t प्लस v मेरे पास है, तो v का डायमेंशन क्या होगा, v इज इक्वल टू वंस अगेन l अपॉन t। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डायमेंशन LHS में आ रही है बच्चों, वही डायमेंशन यहाँ पर जितनी भी टर्म्स हैं उनकी भी वही सेम डायमेंशन है l अपॉन t, l अपॉन t, ठीक है। यहाँ पर इसको आप ऐड मत कर देना कभी कि आप इसको इस तरह से ऐड कर दो, ठीक है, ये इस तरह से ऐड नहीं होती है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग वे, ठीक है। बस हमको यहाँ पर ये चेक करना होता है कि जो भी LHS के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सब की इंडिविजुअल डायमेंशन सेम होनी चाहिए, और इसी के साथ में जो RHS पार्ट है उसकी भी जो हर टर्म है उसकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए एक इक्वेशन और लेते हैं, लेट्स से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, तो ये इक्वेशन भी आपका देखा हुआ है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कहते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या, अब आपको फिर पता है, वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो l अपॉन t का स्क्वायर, राइट, u स्क्वायर, तो वंस अगेन l अपॉन t क्या प्लस 2 तो क्या कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए एक्सेलरेशन मींस v अपॉन t, तो इसको चलो यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ, v अपॉन t, राइट, इनटू s, ठीक है। अब आप देखेंगे s अपॉन t, ये फिर क्या बन गया, एक तरह से ये फिर एक तरह से वेलोसिटी बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दैट l स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी, तो एक बार फिर ये बन गया l अपॉन t स्क्वायर, दिस इज l स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर। तो वंस अगेन दिस इक्वेशन इज आल्सो अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर LHS में जो डायमेंशन है बच्चों टर्म की, वही डायमेंशन राइट हैंड साइड में जितनी भी टर्म्स हैं उनकी वही सेम डायमेंशन, ठीक है बच्चों। चलिए जब न्यूटन्स की इक्वेशंस चल रही हैं तो एक इक्वेशन ये भी ले लेते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। चलिए पहले इसको सिंपल फॉर्म में हम कर लेते हैं, यू टी, ठीक है। तो यू टी मीन्स इसको तो ऐसे रख दीजिए, हाफ एक्सेलरेशन को मैंने लिख दिया v अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से ये चला जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा यू टी प्लस हाफ वी टी, और दिस इज s। अब आप यहाँ पे देखिए s मीन्स डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डायमेंशन क्या होगा l, ठीक है। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा l अपॉन t, ठीक है। टाइम का डायमेंशन आप जानते हैं इट इज t, प्लस हाफ का लिखने का कोई मतलब है नहीं बच्चों, यहाँ पर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का वंस अगेन l अपॉन t इनटू t, तो t से t, t से t, तो आप देखेंगे बच्चों जो डायमेंशन यहाँ पर LHS में है वही डायमेंशन हर टर्म का RHS में है, ठीक है, l, ठीक है। तो वंस अगेन दिस इक्वेशन इज आल्सो अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, दैट इज चलो ये वाला लेते हैं, f इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो f इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ पर f फोर्स है, दिस m मास, v वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस। बेसिकली ये एक्सप्रेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स का। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस जगह पर कि यहाँ पर f, तो f का डायमेंशन तो आपको अब बिल्कुल पता होगा, दैट इज ml t माइनस 2, ठीक है। चलिए मास की बात करते हैं, तो मास की डायमेंशन क्या होती है m, ओके। v, तो वेलोसिटी का डायमेंशन भी आपको याद है, वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब l अपॉन t, तो l अपॉन t को मैं ऐसे लिख सकता हूँ l t इनवर्स, ठीक है, l t इनवर्स और इसका स्क्वायर एंड दिस इज n, रेडियस मींस l, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों दैट दिस इज m, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा l स्क्वायर t माइनस 2,
ये एल अगर ऊपर चला जाता है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दैट दिस इज एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस, सो एम एल टी माइनस वन। तो वंस अगेन दिस इक्वेशन इज ऑल्सो अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। एक ही वाला लेते हैं हम, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, राइट बच्चों। यहाँ पर हाफ ये तो कांस्टेंट है, मास तो मास की डायमेंशन आप जानते हो एम, वेलोसिटी तो वेलोसिटी तो आपको पता है अच्छे से, इट इज एल टी माइनस वन स्क्वायर, मास दैट इज एम जी। व्हाट इज जी? तो जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन मींस वंस अगेन एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज v upon t, v upon t। तो v upon t means acceleration can be written as v upon t, that is d upon t square। और अब डायमेंशन अगर लिखना चाहूं तो l upon t square, that is lt माइनस, राइट। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डायरेक्ट यहां पे इसको, दिस इज lt माइनस टू एंड हाइट वंस अगेन इट इज, तो यहां पर हम देख लेते हैं दैट इज m l square t minus 2 and here it is m l square t minus 2. Once again this equation is also a dimensionally correct equation। बच्चों में एक एग्जांपल हम देखते हैं दैट इज ke is equal to half mv square। अब इसको हमको चेक करना है कि भाई ये डायमेंशन इन दोनों का बिल्कुल सेम है या नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी मींस एनर्जी, तो यहाँ पर एनर्जी का डायमेंशन अब आप जानते हो दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस, ठीक है। यहाँ पर हाफ एम वी, वी मीन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन का स्क्वायर। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये हाफ का तो ये तो कांस्टेंट है, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और आपने बोला कि बिल्कुल ये जो डायमेंशनली एकदम करेक्ट इक्वेशन है, डायमेंशनली एकदम करेक्ट इक्वेशन है। बट यहाँ पर बच्चों हम ये नहीं कह सकते कि ये न्यूमेरिकली भी बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन है। रीजन इज दैट अगर सपोज कीजिए यहाँ पे अगर ये हाफ यहाँ से चला जाता है, ठीक है, और अब आप दोबारा इसको डायमेंशनली चेक करेंगे तो वंस अगेन यू विल गेट द सेम आंसर दैट दिस इक्वेशन इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि न्यूमेरिकली करेक्ट इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों, तो वो नोट हम यहाँ पर कर लेते हैं दैट अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी करेक्ट मैथमेटिकली, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो अभी तो जब आपने चेक किया तो एलएचएस और आरएचएस का डायमेंशन बिल्कुल सही आ रहा था। उसके बाद फिर मैंने हाफ एम वी स्क्वायर में से हाफ को जैसे मैंने हटाया था, ठीक है, तब भी उनका डायमेंशन सही आ रहा था, बट न्यूमेरिकली वो इक्वेशन गलत हो गया था। तो ये आपको इसी के बारे में बताता है दैट अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी अ करेक्ट इक्वेशन मैथमेटिकली। अब सेकंड पॉइंट क्या है, अ मैथमेटिकली करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज करेक्ट। अगर कोई इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट है, न्यूमेरिकली करेक्ट है, तो बिल्कुल करेक्ट इक्वेशन होगी। बट अ डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन या डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज इनकरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे स्टार इसलिए लगा रखा है, एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो कि हम आने वाले चैप्टर में देखेंगे, एस इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस, ठीक है बच्चों। तो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है ये डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन है, बट मैथमेटिकली ये राइट इक्वेशन है, ठीक है। तो इसी पॉइंट के लिए एक एक्सेप्शन था जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसका थर्ड एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स चेक कि इसका थर्ड एप्लीकेशन क्या है। सो बच्चों दिस इज अवर थर्ड एप्लीकेशन दैट इज टू डिराइव द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। Here, if a physical quantity depends on other physical quantities and if the relationship is of product type, then we can deduce the relationship among different physical quantities by using the application of dimensional analysis। तो कैसे करते हैं बच्चों, तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन से ही हम इसको समझते हैं कि किस तरह से रिलेशनशिप हम डिड्यूस कर पाते हैं। सो बच्चों दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी दैट फॉर अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट यूनिफॉर्मली, required centripetal force depends upon mass, velocity and radius। तो सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, फोर्स यहाँ पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर हमको लिखना है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, वेलोसिटी
एंड रेडियस। अब ये हो सकता है बच्चों दैट दिस पर्टिकुलर फोर्स विच इज डिपेंडिंग ऑन मास, वेलोसिटी एंड रेडियस, तो इट इज पॉसिबल कि यहाँ पर मास की कुछ पावर हो, या वेलोसिटी का कुछ पावर हो, या रेडियस का कुछ पावर, राइट। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इस रिलेशन को यहाँ पे लिखना है। नाउ F इज इक्वल टू K m raised to the power A, V raised to the power B and R raised to the power C. Here K is the dimensionless constant. It is dimensionless constant, right? यहां पर जो बच्चों ABC हैं वो आपको पता है, वैसे मैंने आपको बता भी दिया है। Here ABC, जो ABC हैं बच्चों, these are the powers of M, यहां पर अगर हम बात करें तो M, V and R रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब यहां पर बच्चों हियर बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको पता है क्या होता है। सो बच्चों अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको पता था कि जो डायमेंशन है फिजिकल क्वांटिटी का वो LHS और RHS ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, ठीक है, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए। तो यहां पर वी कैन राइट डाउन दैट F, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं दैट F MLT माइनस 2, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT माइनस 2, देन ये जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है मास, तो मास के लिए मैं लिख सकता हूं दैट M रेज़्ड टू पावर A, ठीक है। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो इट इज LT माइनस 1 B, देन C रेडियस है, मींस वन सेकंड डायमेंशन इज कैपिटल L एंड दिस इज C। नाउ हियर we can write down that this m raised to power A, this is LB, LP, and this is L raised to power C. So here I can write that it is LB plus C, and this is the T raised to power minus B. So here we can see that this is MLT minus 2. Now we compare the powers of similar quantities on both the sides, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको जब कंपेयर करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा दैट दिस, अब आप देखिए एम ए देन एम का पावर 1, यहाँ पर आप देखते हैं एल रेज टू पावर बी प्लस सी, तो यहाँ पर एल का पावर 1, तो यहाँ पर इसको कंपेयर कर देते हैं हम। तो फर्स्ट रिलेशन हमारे पास आया ऑन कंपेयरिंग द पावर ऑफ एम दैट 1 इज इक्वल टू ए, दिस इज अवर फर्स्ट रिलेशन, देन 1 इज इक्वल टू बी प्लस सी, दिस इज अवर सेकंड रिलेशन, एंड थर्ड रिलेशन इज minus 2 is equal to minus b, means minus 2 is equal to minus b, or you can simply write that 2 is equal to b, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास रिलेशन आया। नाउ वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर रिलेशन। सो इफ आई पुट दिस वैल्यू इन दिस रिलेशन, देन 1 is equal to 2 plus c, और c is equal to बच्चों कितना हो गया, c equal to minus 1, इट मीन्स c का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया बच्चों, minus 1। नाउ we are having the value of A, that is 1, we are having the value of B, that is 2, and this is the value of C. So by using the values of A, B, C in this following relation, we get F is equal to K m raised to the power, what is the value of A, that is 1, right, 1, then V, then B का वैल्यू कितना है बच्चों, तो B का वैल्यू है 2, ओके, देन R, देन R का वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पे, तो C का वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पे, तो C का वैल्यू है 1, दैट इज minus 1। सो हियर इट कैन बी रिटन एज K mv square upon R। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करती है अदर फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर, तो वहां पर सबसे पहले आपको एक सिंपल से रिलेशन आपको लिखना होता है, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू कन्वर्ट दिस रिलेशन इनटू दिस फॉर्म, ठीक है। यहां पर A, B, C ये पावर्स हैं पर्टिकुलर उन फिजिकल क्वांटिटीज की जिनके ऊपर, ठीक है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है। देन बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड बाय कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ सिमिलर quantities on both the sides, we get the values of A, B, C and finally we get this relation। समझ गए बच्चों? चलिए अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। So this is our question number 2 बच्चों। In this question, velocity of water depends upon the wavelength lambda, density of water rho
and the acceleration due to gravity and we have to deduce the relation. बिल्कुल सेम अप्रोच जो हमने लास्ट क्वेश्चन में रखा था. सो इस क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो वेलोसिटी है ये कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है. तो वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, तो लेट्स से वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन किस किस पे डिपेंड करता है भाई, तो ये करता है लैम्डा पे, ये डिपेंड करता है रो, ये डिपेंड करता है ए. ओके फाइन, ठीक है. यहां पर इनकी रेस्पेक्टिव पावर्स ए, बी और सी ये हमने लगा दिए हैं. इसको मैं ए डैश कर देता हूं बच्चों, है ना, ए डैश, ताकि कंफ्यूजन ना होगा. ठीक है, चलिए अब यहां पर आप देखते हैं कि वी कैन राइट दिस रिलेशन बी इक्वल टू के लैम्डा ए रो बी एंड दिस इज ए डैश सी. अब बच्चों यहां पर हमने देखा कि के क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट है, ए बी सी रेस्पेक्टिव पावर्स हैं. ठीक है, लैम्डा का, रो का एंड दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का. नाउ यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगेन वी कैन राइट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है बच्चों, तो आप वो जानते हैं lt माइनस 1. ओके, देन दिस लैम्डा, लैम्डा क्या है बच्चों, एक तरह से डिस्टेंस है. ठीक है, तो लैम्डा मींस दिस इज l का पावर a रो, दिस इज डेंसिटी. अब डेंसिटी तो आप जानते हैं दैट डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो आप जानते हैं दैट दिस इज m एंड दिस इज l क्यूब. तो इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, m l टू पावर माइनस 3. तो यहां पर मैं लिख देता हूं इसको m टू पावर माइनस 3, दिस इज b एंड दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो एक्सेलरेशन का यूनिट सॉरी, सो तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन क्या होता है वो क्या होता है बच्चों, lt माइनस 2. ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं दैट इट इज lt माइनस 2 c. ठीक है, नाउ l दिस इज आई कैन राइट डाउन दिस इज la. ठीक है, देन la माइनस 3b, सो दिस इज माइनस 3b, देन दिस इज प्लस c. देन फॉर m के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, दैट m रेज़ टू पावर b, m एक ही बच्चे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, और t की बात कर लेते हैं अब हम. तो यहाँ पर l हो गया, m हो गया एंड देन दिस इज t, तो t माइनस 2c. ठीक है, हियर दिस इज lt माइनस 1. सो नाउ ऑन कंपेयरिंग द पर्टिकुलर पावर्स ऑफ सिमिलर क्वांटिटी ऑन बोथ द साइड्स वी गेट. सबसे पहले l की बात कर लेते हैं बच्चों. तो l का पावर यहाँ पर 1 है, आपको पता है दैट, सो वी कैन राइट डाउन दैट 1 इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस c. तो एक रिलेशन तो बच्चों हमारे पास ये आया है. ठीक है, आफ्टर दैट माइनस 1 t रेज़ टू पावर माइनस 1. ठीक है, एंड दिस इज t रेज़ टू पावर माइनस 2c. तो एक रिलेशन और लिख लेते हैं बच्चों यहाँ पर हम. तो एक रिलेशन हमारे पास आया दैट माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2c. राइट, तो ये दूसरा, ये सेकंड रिलेशन आया. ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये इसको हटा के दीजिए आप. ठीक है, नाउ m, सो आप देखते हैं यहाँ पर m अगर है भी सही तो इसका पावर कितना है, 0. तो इट मीन्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट b इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब आपके पास b का वैल्यू है, आपके पास c का वैल्यू है, तो इट मीन्स आपके पास b का वैल्यू है. तो इस वाले रिलेशन से हम बच्चों क्या देख सकते हैं दैट 1 इज इक्वल टू, ठीक है, a माइनस b का वैल्यू 0 है, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया. c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू हाफ है यहाँ से, तो आप लिख सकते हैं दैट इट इज हाफ एंड दिस देयरफॉर a इज इक्वल टू हाफ. ठीक है, so now we will use the value of abc in this relation. So here we can write that b is equal to k, this is lambda. अच्छा, a का वैल्यू कितना आया था बच्चों, a का वैल्यू आया था हाफ, so this is half. okay, then उसके बाद क्या था हमारे पास, रो. b का वैल्यू, तो b का वैल्यू हमको पता है 0 आया था बच्चों. ठीक है, एंड दिस इज एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन, so c का वैल्यू कितना आया था बच्चों, तो c का वैल्यू आया था हाफ. तो यहाँ पर हम सिंपली अब लिख सकते हैं दैट इट इज k अंडर रूट में, इसको लिख सकते हैं हम दैट इज अंडर रूट लैम्डा, दिस इज a डैश. सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन. ठीक है, बिल्कुल सेम अप्रोच रखा है हमने जो हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर रखा था. ठीक है बच्चों, आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन एंड इन दिस थर्ड क्वेश्चन it is given that escape velocity of a body depends upon acceleration due to gravity of the planet and radius of the planet. ठीक है, so बच्चों now we will approach this question in the similar manner. So escape velocity, okay, escape velocity depends upon
acceleration due to gravity, okay, acceleration due to gravity and the radius of the planet, okay। तो ये हमारे पास रिलेशन आया। नाउ दिस v इज इक्वल टू k a डैश a एंड दिस इज r रेज़ टू पावर b। नाउ वंस अगेन यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों, दैट v का जो डायमेंशन है, तो v का डायमेंशन आपको पता है, इट इज lt माइनस 1, ठीक है, दिस इज k, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का डायमेंशन lt माइनस 2 रेज़ टू द पावर a, ठीक है। r मीन्स एक तरह से डिस्टेंस आप ट्रीट कर रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा l, दिस इज b, सो दिस इज l raised to power a lb, so this is l a plus b, this is t minus 2a and this is lt minus 1. So once again we compare the powers of similar quantities on both the sides. So here this is l raised to power 1 a plus b, so first relation 1 equal to a plus b. Another relation, this is on comparing the powers of t, so this is minus 1 equal to minus 2a, this is our another relation, राइट बच्चों। सो हियर आप इसको हटा भी सकते हैं, तो a इक्वल टू यहाँ से आ गया हमारे पास हाफ, ठीक है, दिस इज a इक्वल टू हाफ। तो यहाँ पर a इक्वल टू हाफ है, तो इट मीन्स बच्चों b का जो वैल्यू है, तो b का वैल्यू भी कितना आ गया हमारे पास, b का वैल्यू भी आ गया हमारे पास हाफ। सो सिंपली यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिलेशन दैट v इज इक्वल टू k, ठीक है, देन दिस a डैश एंड दिस r, दिस इज 1/2 एंड दिस इज ऑल्सो 1/2, और सिंपली इट इज k अंडर रूट a डैश r। तो बच्चों दिस इज द फाइनल रिलेशन, राइट। So bachon, this is our fourth question, and in this question it is given that time period of a simple pendulum depends upon mass, length and acceleration due to gravity, and we have to deduce the relation. So we can write that time period depends on, okay, time period depends upon mass, length and acceleration due to gravity. The acceleration due to gravity, okay, this is A, this is B and this is C, राइट बच्चों। अब यहाँ पर इस जगह पर आप देखते हैं दैट दिस t इज इक्वल टू k m रेज़ टू पावर a, दिस इज b एंड दिस इज c। नाउ फ्रॉम हियर वी विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड दिस टाइम। सो दिस टाइम, तो इसका जो डायमेंशन है वो आप जानते हैं, इट इज कैपिटल T ओनली, ठीक है। देन मास, सो हियर मास का डायमेंशन बच्चों आपको पता है, दैट इज कैपिटल M। लेंथ, then this is length, this is acceleration due to gravity, so here lt minus 2 on c। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बच्चों m0 l0 and this is on both। so बच्चों we can write down m raised to power a, l, this is lb and this is one is c, so l plus b plus c, then t, so t, this is minus 2c। Now we will compare m0, l0, t1. So this a is equal to 0. First relation on comparing, ठीक है, then l. So this is b plus c equal to 0. b plus c equal to 0, and then this time is 1 is equal to minus 2c. This is our third relation. So from here we get that c is equal to minus half. c is equal to minus half, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर c इक्वल टू माइनस हाफ को यहाँ पे आप यूज कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, b इक्वल टू हाफ, ठीक है। सो नाउ वी हैव गॉट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दैट t इज इक्वल टू k, ठीक है। तो मास की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं मास, इसका पावर 0 है, ठीक है, तो इसका कुछ मतलब निकला नहीं बच्चों, ठीक है। देन हम बात करते हैं किसकी, लेंथ की। तो लेंथ का पावर क्या था हमारा, लेंथ का पावर था हमारा b, तो b इक्वल टू हाफ, और जो पर्टिकुलर एक्सेलरेशन ग्रेविटी था बच्चों उसका पावर c था, तो c इक्वल टू माइनस हाफ। सो दिस इज माइनस हाफ एंड दिस कैन बी रिटन एज
ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज एल, दिस इज एल बाय जी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है बच्चों, सो इस तरह के पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं जहां पर हमको बेसिकली अगर पता रहता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है, सो वी कैन इजीली डिड्यूस द रिलेशनशिप फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सो बच्चों, दिस इज अवर फिफ्थ क्वेश्चन। इसके अंदर हमें क्या दिया हुआ है, दैट इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, gravitational constant and Planck's constant are chosen as fundamental quantities, then find the dimensions of mass in the new system। ठीक है, यहां पर हमने मास, लैंड, टाइम का बात नहीं किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहां पर हमने एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं और उस सिस्टम के अंदर हमने वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं एज ए फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसने पूछा है हमसे कि इस नए सिस्टम के अंदर जो पर्टिकुलर मास है उसकी डायमेंशंस क्या होंगी। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट, इनको हमने चूज किया हुआ है। अब हमको यहाँ पर निकालना क्या है बच्चों, हमको निकालना है यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ मास। वी कैन सी दैट दिस मास, you can say mass depends on velocity raised to power a, gravitational constant raised to power b, and Planck's constant raised to power c. So here I can write now using the principle of homogeneity again. So m, तो m का डायमेंशन आपको पता है, that is m, this is c, that is lt minus 1 raised to power a g। अब इस कैपिटल G का डायमेंशन बच्चों, तो आपको पता है बच्चों दैट G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 अपॉन m2। ठीक है, तो यहां पर mlt माइनस 2, राइट, दिस इज l स्क्वायर, राइट, l स्क्वायर, राइट, एंड दिस इज m स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा G का डायमेंशन है। तो यहां पर हम इसको यूज करेंगे दैट दिस इज m इनवर्स L क्यूब T माइनस 2 एंड दिस H। तो H का वंस अगेन आप देख सकते हैं कि E इक्वल टू H न्यू। ठीक है, तो आपको पता है कि जो न्यू है बच्चों इट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को मैं लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी मींस ऑन टाइम पीरियड एनर्जी। अब एनर्जी का जो डायमेंशन है वो तो हमने निकाला हुआ है कई बार, दैट इज ml स्क्वायर T माइनस 2, ml स्क्वायर T माइनस 2 इनटू T, तो इक्वल टू H। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट ml स्क्वायर T माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका डायमेंशन आ गया, प्लैंक्स कांस्टेंट H का। तो इसको भी यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं, दैट इज ml स्क्वायर T माइनस 1, ठीक है, इसका पावर c, राइट। सो आफ्टर राइटिंग दिस, अब जब हम इसको कंपेयर करेंगे बच्चों तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दिस 1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी, एक रिलेशन हमारे पास ये है। ठीक है, इसके बाद L की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर L का पावर आपको पता है 0 है। ठीक है, मतलब इट कैन बी रिटन एज L0 T0। तो L का पावर यहाँ पर 0 है, तो L का पावर हम यहाँ रखते हैं 0 इक्वल टू a प्लस 3b प्लस 2c। तो एक रिलेशन बच्चों हमारे पास यह है, एंड द लास्ट रिलेशन इज दिस। ठीक है, और लास्ट रिलेशन हमारे पास क्या है, दैट माइनस a माइनस 2b माइनस c, ठीक है, इक्वल टू 0। सो बच्चों आई होप अब आप यहाँ पर इनकी वैल्यूज निकाल के आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। सो बच्चों दिस इज नाउ अवर सिक्स्थ क्वेश्चन, एंड इन दिस क्वेश्चन इफ वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम आर चोजन एज fundamental quantities, then we have to find the dimension of mass in the new system. So with the same approach we can solve this question, dimension of mass. So mass let's say depends on मैं डायरेक्ट लिख लूँ इसको, तो m इज इक्वल टू k, ये वही डायमेंशन एज कांस्टेंट है। किस किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, एंड किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हमने क्या लिखा, यहाँ से अब हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हुए, सो दिस इज m, दिस इज वेलोसिटी दैट इज lt माइनस 1, lt माइनस 1a, फोर्स दैट इज mlt माइनस 2b, एंड दिस इज t पावर c, राइट बच्चों, सॉरी दिस इज c। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने क्या देखा, दैट L, तो L का पावर आप देख सकते हैं, दिस इज A, L और कहीं भी है, यस यहाँ पे भी है, तो L प्लस B। ठीक है, तो L रेज़ टू पावर A, L रेज़ टू पावर B।
देन m की बात कर लेते हैं, तो m हमारे पास है, एक तो m यहाँ पर है, तो m एक जगह ही है हमारे पास, तो m raised to power b। नाउ अब वी विल टॉक अबाउट द t। तो t का पावर आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज -a, यहाँ पर देख सकते हैं -2b, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज c। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ m L0 t 0। ठीक है, नाउ वंस अगेन वी विल कंपेयर द पावर्स ऑफ सिमिलर क्वांटिटी ऑन बोथ द साइड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0, सबसे पहले m का ले लेते हैं, तो m1 इक्वल टू b। So this is the first relation, m equal to b। Then second relation, l का ले लेते हैं, 0 is equal to, l का कितना है, a plus b। तो a plus b, अब आपको पता है b equal to 1 है, तो b equal to अगर 1 अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो इट मीन्स 0 equal to a plus 1, तो ये हमको क्या दे देगा बच्चों, a equal to -1। ठीक है, नहीं। अब थर्ड रिलेशन हम देखते हैं, तो 0 टाइम वाला, तो 0 इक्वल टू -a -2b प्लस c। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं, क्या आपको b का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है, कितना है, 1 है, तो ये वैसे ही बन गया। ठीक है, आपको a का वैल्यू पता है, तो a का वैल्यू हमको पता है, दैट इज -1, तो -1 एंड -1 कितना हो गया बच्चों, दिस इज, इसको लिख दो 1 माइनस। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं दैट दिस इज c इक्वल टू 1। सो हियर वी गेट द रिलेशन दैट इज इक्वल टू, ठीक है, बस अब आप सिंपल, आपको वेलोसिटी, तो a का पावर क्या आया था बच्चों, a का पावर आया था 1, तो इसको 1 रहने दीजिए। ठीक, सॉरी -1 आया था। फोर्स, तो फोर्स का पावर b, तो b का क्या वैल्यू आया था, b का वैल्यू 1 आया था। एंड दिस पर्टिकुलर c की बात हम करते हैं, दैट इज, तो c का वैल्यू 1 आएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट m इज इक्वल टू k, दिस इज f t अपॉन v। ठीक है, अब आपको डायमेंशंस की फॉर्म में इसको लिखना है, तो क्योंकि ये पर्टिकुलर डायमेंशंस ही हैं यहाँ पर बच्चों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट इट इज f, this is t and this is v. So this is the dimension of mass, f t v in। आप इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते थे, सिंपली फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस इज मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। अब आप यहाँ पर देखते हैं वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम, वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम, आपको मास का डायमेंशन निकालना है, देन दिस मास इज इक्वल टू एफ टी अपॉन वी। ये तीनों की तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ही सही। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, दैट दिस इज एफ, दिस इज टी एंड दिस इज वी, दिस इज द शॉर्ट मैन। ठीक है, तो आप इससे भी निकालते हैं, राइट। इसी तरह से यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और आता है, उसके अंदर आपको इस जगह पर एंड मास की जगह आपको क्या देते हैं बच्चों, एनर्जी। ठीक है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, बस यहाँ पर मास की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, एनर्जी। तो एक ये क्वेश्चन भी है, तो आप इसको होमवर्क में एक बार करिएगा। ठीक, सो बच्चों, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ अवर डायमेंशनल एनालिसिस, दैट इज द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट k और स्मॉल k, जो भी हमने लिखा था, याद है आपको, हमने जैसे सपोज कीजिए f इक्वल टू हमने लिखा था k m रेज़ टू पावर a b एंड दिस इज c। तो ये जो पर्टिकुलर डायमेंशनलेस कांस्टेंट है k, इसके बारे में डायमेंशनल एनालिसिस से हम कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाते। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट है, इट फेल्स टू डिराइव रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो भी पर्टिकुलर लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक हैं या एक्सपोनेंशियल हैं, तो उनके बारे में या उनसे रिलेटेड फिजिकल रिलेशन हम डिराइव इस पर्टिकुलर मेथड से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए नाउ थर्ड पॉइंट, इफ डायमेंशंस आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वर्क है, एनर्जी है, टॉर्क है, इन सब का डायमेंशन जब आप निकालेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा। तो इफ डायमेंशंस आर गिवन फिजिकल क्वांटिटी मे नॉट बी यूनिक। चलिए नेक्स्ट, मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव द रिलेशन अदर देन द प्रोडक्ट ऑफ पावर फंक्शन। क्या मतलब वो इसका, फॉर एग्जाम्पल s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं बच्चों कि ये जो पर्टिकुलर यहाँ पर एग्जाम्पल है, इसके अंदर ये एडिशन आ चुका है। ठीक है, जबकि यहाँ पर हमने बात क्या किया, दैट रिलेशन अदर देन दी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के रिलेशन बच्चों हम इस डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू डिराइव नहीं कर पाते, या फिर जैसे फॉर एक रिलेशन और, जैसे मैं आपको बताऊँ a sin ओमेगा t।
ठीक है, तो इस तरह के रिलेशन बच्चों हम यहाँ पर डिड्यूस नहीं कर पाते। नाउ द लास्ट पॉइंट इज दैट मेथड फेल्स इफ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब अपार्ट फ्रॉम दीज 3 फिजिकल क्वांटिटीज, इफ दिस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स more than these 3 particular quantities, then this method once again fails। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा बच्चों, फिर there will be less number of equations as compared to the unknowns। तो बच्चों ये था हमारा पूरा डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आए तो दोबारा एक बार इस लेक्चर को आप देख सकते हैं या फिर आप कमेंट करके मुझको बता सकते हैं।